Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with chapter 4 Information Organization and Management. ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंक्स, ठीक है। ये जो हमारा IBF का सर्टिफिकेशन एग्जाम है तो इसका ये मॉड्यूल 1 का चैप्टर 4 है, ठीक है। जो और दूसरे चैप्टर्स हैं उसके लिए आपको जो है हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गीकी बैंकर्स ऐप हमारा प्ले स्टोर के ऊपर है, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे रन करता है और साथ ही साथ जो है वो iOS पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वीडियो है दिया हुआ कैसे एक्सेस करना है। तो जाइए गीकी बैंकर्स को डाउनलोड करिए आपको और फुल कोर्स आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसका जो नाम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर का नाम है ये क्या है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं MIS के बारे में कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, ETL प्रोसेस क्या है, OLAP क्या है, OLTP क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटेड डेटा फ्लो, ठीक है। तो यही सब इसमें है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अभी ना इसको पढ़ते नहीं है, पहले आप समझो क्या है। देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैनेजमेंट को जो है वो रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी या नहीं, इंफॉर्मेशन का ज़रूरत होगा कि नहीं, होगा ना। उसको रन करने के लिए मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ है वो, क्या करना है, कहाँ जाना है कि नहीं, टारगेट से कितना पीछे है, ठीक है, जो करना चाह रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब जानकारी कौन देगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को कौन बताएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। तो ये कौन बताता है, ये बताता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि ये वेरियस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, यदि हम लेमन टर्म में बोले समझाने के लिए, ठीक है, कि ये वेरियस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जो क्या है कि मैनेजमेंट जो है, तो मैनेजमेंट के लिए इससे क्या होता है, आसानी होती है पता लगाने में कि उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन है वो उस दिन, ठीक है, क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो यही है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप सभी के बैंक में एक MIS टीम होता है, ठीक है ना। जनरली MIS टीम नहीं भी हो तो एक MIS सिस्टम होता है। आपको चाहिए, मान लीजिए आप मान लीजिए कि सिंपल मैं बता रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि मैनेजमेंट को चाहिए एक इन्फॉर्मेशन कि आज के टाइम में, आज मान लीजिए कभी दिन के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे मन हो गया कि चलो अभी बताओ तो अभी आज का कासा का क्या पोजीशन है। तो आप एक बटन क्लिक करोगे। मैं बहुत सिंपलेस्ट बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत कम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए वो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ। तो बता, हाँ इतना है, पूरे बैंक लेवल पे एकदम रियल टाइम में आप बता पाओगे। बता, अब मान लीजिए कि मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना है कि हमारा जो हाउसिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है, हाउसिंग पोर्टफोलियो को थोड़ा सा जो है और बढ़ाना है। तो अब मान लीजिए हाउसिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ घटाएंगे। हो सकता है कि 10 बेसिस पॉइंट घटा दे, 20 बेसिस पॉइंट घटा दे, ठीक है, आधा % कम कर दिया मान लीजिए। तो वो देखेंगे ना कि मैं यदि इतना कम करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो हमारा क्या नुकसान होगा, क्या मैं इतना जो है वो मेरा जो कॉस्ट ऑफ फंड है, ठीक है, उस पर तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब के लिए जो है उनके पास क्या होता है, हर बैंक में एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो मुझे अब लगता है कि आप लोगों को एक बैकग्राउंड जरूर मिल गया होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लिया जाए। अब क्या है
कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग डेटा to effectively produce information that supports an organization decision making process. ठीक है, इसको लाइन कर लीजिए, सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आगे पढ़िए, आगे क्या है? MIS is a critical component of modern organizations, aiding in effective decision making, operational management and strategic planning through the use of information technologies and system. तो क्या है लिखा हुआ यहाँ पे? पहले तो दिया है कि MIS क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है स्टोरिंग, प्रोसेसिंग डाटा, इफेक्टिवली प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा क्या है कि MIS कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? तो पहला जो हम पढ़ पा रहे हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा लिखा गया यहाँ पे। पहला क्या पढ़ पा रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में। देन किस में? ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो MIS क्या कर रहा है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, किस दशा और दिशा में ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना है, कहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाह रहे हैं, जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन जा पा रहा है कि नहीं। ठीक है, उनका जो भी टारगेट है, ठीक है, उसको अचीव कर पा रहा है कि नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस में वो कहाँ है, नहीं है। तो ये सब क्या है, MIS जो है वो बताएगा। ठीक है, डेली बैंक में आप देखते होंगे, आप लोगों का ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, सिंपल फॉर्म में आप लोगों में से जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे या फिर, तो क्या होता है कि उनके ग्रुप में आता है ना, रीजन में है या ब्रांच में है तो उनके ब्रांच का पोजीशन आता है। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप में नहीं तो आपके पास एक सिस्टम होता है, सुबह सुबह आप जाते हो, देखते हो कि हाँ भाई मेरा एडवांस कितना है, डिपॉजिट कितना है, SMA में कितना अकाउंट है, NPA में कितना होने वाला है, आज के टाइम में मेरा NPA का क्या पोजीशन है, कासा का क्या पोजीशन है। ठीक है, आज के टाइम में मेरा बैंक मतलब ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है, तो ये सब आप निकाल सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ MIS। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स 3 प्राइमरी रिसोर्सेज। ये हमारा जो बुक है उसके अकॉर्डिंग भी है। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में यदि कोई पूछेगा कि क्या क्या इसमें जो है वो कौन कौन से एक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें 3 एक्टर्स होते हैं। एक एक्टर होता है पीपल, एक होता है इंफॉर्मेशन, तीसरा होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना है कि MIS के में कौन मेन एक्टर होता है। तो एक हो गया पीपल, चाहे वो एंड यूजर हो या डेवलपर हो, एक हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है, और तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी। यदि हम स्टेक होल्डर की बात करें, स्टेक होल्डर इसे बोलना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे है कि 3 प्राइमरी रिसोर्सेज दैट आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो ये 3 रिसोर्सेज हो गए, पीपल्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब पीपल क्या है कि people are the most important element in almost any system, and this is especially true for MIS. This include not just the IT staff who develop and maintain the system, but also the end user who interact with the MIS. तो सबसे पहला रिसोर्स क्या है? पीपल। जो पीपल इसको बनाएगा MIS को, और वैसा पीपल जो इसको कंज्यूम करेगा। MIS को मान लीजिए कोई ना कोई तो बनाता होगा ना, रिपोर्ट तो कोई ना कोई बनाता है, और इसको कंज्यूम भी तो कोई ना कोई करता है, बट दे बोथ आर पीपल। तो पीपल जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हो गया, जो रिपोर्ट बना रहा है, और दूसरा एंड यूजर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है। दूसरा हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन इज द कोर आउटपुट ऑफ एनी MIS. It refers to the data that has been processed in a way that is meaningful to the users. Accurate and timely information is crucial for decision making in any organization. The primary purpose of an MIS is to provide relevant information to the right people at the right time to support decision making and organization operations. देखिए, पहला तो है पीपल, ठीक है, जो यूज कर रहा है, जो उसको बनाया है। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन। मान लीजिए जब हम MIS की बात करेंगे तो सबसे कोर चीज क्या है? तो सबसे कोर चीज इंफॉर्मेशन ही ना है। सबको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन ही तो चाहिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? एक कोर आउटपुट है।
ठीक है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन का क्या है कि मान लीजिए यदि सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को आप देंगे, ठीक है, तभी जो है वो सही से डिसीजन ले पाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हो गया कि सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन यदि मैनेजमेंट को मिले तो वो काम करेगा। तो पहला हो गया पीपल, दूसरा हो गया इन्फॉर्मेशन, और तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी। अब आप एक बात बताओ, जब भी हम MIS की बात करते हैं, ठीक है, MIS की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि टेक्नोलॉजी के बिना क्या ये संभव है, पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक, तो टेक्नोलॉजी क्या है कि इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ द MIS। ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो MIS का क्या है, बैकबोन है, और इसी से सारा काम आपका होता है, ठीक है ना। चाहे वो कम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, ठीक है, स्टोर करना है, यूजर को एक वे दोगे इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये सारा का सारा जो है वो किसके थ्रू होगा, ये इसी के थ्रू होगा, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है पीपल, देन है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा है टेक्नोलॉजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ MIS का जो है वो एडवांटेज क्या क्या है। तो ठीक है, देखिए यदि एग्जामिनेशन में आता है एडवांटेज ऑफ MIS, तो आप लोग सोच करके आराम से सही जो है वो ऑप्शन टिक करके आओगे, मुझे पता है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले क्या है कि यदि सही जानकारी मैनेजमेंट तक जो है वो आप अवेलेबल कराओगे, ठीक है, अवेलेबल होगा सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे, तो दे विल बी वेल इन्फॉर्म्ड, सो दे विल बी एबल टू मेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, ठीक है, कि वो सही डिसीजन जो है वो ले पाएंगे, ठीक है। इंक्रीज्ड इफिशियंसी, ठीक है, तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग तो चल गया। क्या है कि MIS प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अलाउइंग फॉर डेटा ड्रिवन decision making. This improves the quality of decisions and reduces the risk of making poor decision based on incomplete and outdated information, है ना। कि यदि अब मान लीजिए MIS है तो सही डिसीजन सही रिपोर्टिंग ही जाएगा मैनेजमेंट तक, सही रिपोर्टिंग जाएगा, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट डिसीजन मतलब रिपोर्ट तो नहीं जाएगा, तो सो दे विल बी एबल टू मेक राइट डिसीजन, ठीक है। इंक्रीज्ड इफिशियंसी, देखिए जैसे ही आप रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर लोगे, ठीक है, तो एम्प्लॉय का टाइम बचेगा ना। अब आप एक बात बताओ कि मान लीजिए कि यदि आपके पास आपके ब्रांच में 1000 ब्रांच है आपके बैंक में, एग्जाम्पल के लिए, अब क्या है कि मान लीजिए सबको पता है कि डिपॉजिट देखेगा वो एडवांस NPA, ब्रांच मैनेजर सुबह आएंगे तो उनको पता होना चाहिए कि उनके ब्रांच का क्या पोजीशन है। तो हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल ब्रांच मैनेजर्स आएंगे और सारा अपना अपना रिपोर्ट बनाएगा। अब आप सोचिए कि यदि सारे ब्रांच मैनेजर आधा घंटा भी लेता है एक रिपोर्ट बनाने में, तो आप सोचो कि बैंक का कितना आवर गया। तो 1000 गुणे 30 मिनट, ठीक है, 1000 गुणे 30 मिनट मतलब कितना हो गया, 30,000 मिनट, ठीक है। आप इसको आवर में करोगे तो बहुत आवर हो जाएगा, ठीक है, 500 आवर शायद हो। तो अब क्या है कि उस टाइम को बचाने के लिए यदि मान लीजिए कि MIS टीम ने रिपोर्ट डिज़ाइन कर रखा है, बस वो सुबह जाए बटन क्लिक करें तो हमारे एम्प्लॉय का टाइम बचेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, बेटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। MIS ऑर्गेनाइजेज द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, making it easier to store, retrieve and process. This organization aids in maintaining data consistency and accuracy.
तो MIS से क्या है कि हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट भी जो है वो आसान होता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। MIS से परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग तो होता ही है। मान लीजिए आप में से जो ब्रांच मैनेजर होंगे तो उनको कॉल RO से आता है ना कि आपका ये बजट पूरा नहीं है, आपका ये बजट पूरा नहीं है, तो उनको कौन बताता है कि आपके ब्रांच का क्या पोजीशन है? तो MIS टीम बताता है कि इस रीजन में, इस ब्रांच में मान लीजिए ये काम नहीं हो रहा है, तो आपको वो उसी काम के लिए फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए जो है ये बहुत अच्छा है। और आप लोग समझ रहे होगे कि कितनी परेशानी होती है कॉल से, है ना। और हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ लगे हुए हैं, कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं, चाहे करना नहीं करना है, हाँ हाँ तो बोलना ही है, मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। देखिए वैसे क्या है कि जब भी हम IT इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी बैंक में, ठीक है, तो होता क्या है ना कि अपफ्रंट आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा और बहुत लगता भी है कि इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि 30,000 आर अभी देखे थे ना ऊपर में, मैंने इसे शायद इरेज कर दिया। ठीक है, लेकिन है क्या कि वो बाद में, ठीक है, वो बहुत इफिशियंट जो है वो पता चलता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ATM। अब ATM से क्या है कि ATM एक मशीन है। ATM क्या आजकल तो मान लीजिए हर चीज़ के लिए है, चाहे वो चेक सबमिट करना हो, डिपॉजिट करना हो, हर के लिए एक तरीके का मशीन है हर चीज़ के लिए। तो जब आप इन्हीं से, चाहे पासबुक प्रिंटिंग आप देखिए उसके लिए भी मशीन है। पहले हमारा जो है वो एक ऑफिसर या क्लर्क कोई भी जो है वो उसका टाइम खराब होता था सिर्फ पासबुक प्रिंट करने में। तो है क्या कि अपफ्रंट जब मान लीजिए वो मशीन को एक्वायर करते हैं तो बहुत पैसा करोड़ करोड़ लगता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका कॉस्ट सेव होता है। जो आप एम्प्लॉय की सैलरी देते हो तो वो कुछ और काम करेगा जिससे दूसरा काम आप कर सको, जो मोनोटोनस है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो मशीन कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो कॉस्ट सेव हो रहा है बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये तो है ही है। अब आप एक बात बताओ कि मान लीजिए यदि MIS नहीं हो, ठीक है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। सिंपल सा मैं एक बात बताता हूँ। एक बैंक में ही देखिए कि 2 रीज़न है, R1 और R2। अब मान लीजिए कि यदि डेटा होगा तो R2 देखेगा ना कि R1 रीज़न जो है वो किस में अच्छा कर रहा है, कहाँ पे ये है। R1 भी देखेगा कि R2 कहाँ कर रहा है। अब यही जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसको आप ब्रांच लेवल पे देखो तो B1 और B2 भी आपस में करेंगे कि ये किस में अच्छा है, ये किस में अच्छा है। तो कॉम्पिटिटिव वाला चीज़ यदि बना रहे तो उससे क्या है कि बैंक ही तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो बैंक भी, अब मान लीजिए ये तो RO ब्रांच की बात की मैंने, अब बैंक लेवल पे आप बात करो तो बैंक लेवल पे भी है ना कि बैंक भी एक दूसरे का बैंक देखेगा कि हमारा कौन सा पोर्टफोलियो। अब मान लीजिए किसी का यदि बैलेंस शीट साइज बढ़ रहा है तो एक बैंक भी दूसरे बैंक का देखता है, अरे ये MSME में अच्छा कर रहा है, तो ये कॉर्पोरेट सेगमेंट में अच्छा कर रहा है, ये हाउसिंग में अच्छा कर रहा है, कार सेगमेंट में अच्छा कर रहा है, किस में अच्छा कर रहा है, तो वो भी जो है वो उसमें इंप्रूव करने का कोशिश करेगा। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी मान लीजिए ओवरऑल देखा जाए तो एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एडवांटेज ऑफ MIS जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए हम लोग MIS में देखे हैं तो एक्चुअली MIS क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए ही तो है, तो मोर और लेस सेम ही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्या कि इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है हम लोग इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन, है ना। प्रोसेस्ड डेटा को ही ना इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ कि मैं लिखूं कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने लिख दिया 25327, मान लीजिए ये क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि मैं ये बोलूँ कि ये सैलरी है,
अब इसका क्या है कि एक इंफॉर्मेशन, ये इसका एक मतलब है, मतलब जो रॉ डेटा होता है जिससे आप कुछ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं जिससे हम उसको इंटरप्रेट कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। रुकिए। In an organization, information refers to process data that is meaningful and useful for decision making, planning, managing operations and other administrative processes. ठीक है, it is a critical asset for any organization. Information is an organization is the life blood that flow through all its activities, guided decision making, strategy and daily route operations. The effective management of this information is crucial for the success and sustainability of the organization. सबसे पहले क्या है कि प्रोसेस डेटा तो ऑर्गेनाइजेशन, अब प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन हो गया, और इंफॉर्मेशन क्या है, हर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डे टू डे एक्टिविटीज में, ऑपरेशंस में आपको हेल्प करेगा, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो दैट इज इंफॉर्मेशन। आइए अब क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, आप इसको पढ़ लेना, हम लोग बस इसको देखेंगे। तो सबसे क्या है कि बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या करता है, हेल्प मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एनालिसिस रादर देन एजम्पशन। मतलब कि एमआईएस के थ्रू क्या होता है, उनके पास जो है वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है, तो जो वो अब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो स्ट्रैटेजी हवा में नहीं बनाएंगे, अजम्पशन के बेस पे नहीं बनाएंगे, वो क्या होगा, एक लॉजिकल डिसीजन होगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सपोर्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी भी है। इट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस to analyze market trend, understand customer needs, evaluate competitors and identify opportunities for growth and innovation. ठीक है, तो ये जो है वो इस सब के लिए जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, कस्टमर नीड्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है। अब देखिए मैं प्लानिंग की बात करता हूँ, सिंपल बताइए, फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा का टाइम ले लीजिए, दिवाली का टाइम ले लीजिए, तो देखिए इस टाइम में ना आदमी ना दो चीज ज्यादा करता है। एक तो वो जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। दूसरा वो लोग क्या करते हैं कि व्हीकल्स खरीदते हैं, कार खरीदेंगे, एसयूवीज खरीदेंगे। तो अब क्या है कि बैंक को यदि वो मोमेंट्स को इनकैश करना है तो वो शायद कार में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दें, हो सकता है प्रोसेसिंग फी को वेव कर देंगे। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ और भी दूसरे और भी जो लोगों को पसंद आया ऐसा ऑफर देंगे। तो ये तभी ना हो पाएगा, ऐसा स्ट्रैटेजी तभी ना बनाएंगे जब हमारे पास एमआईएस हो। ऐसा नहीं है कि फेस्टिव सीजन के लिए एमआईएस आपको काम करेगा कि कार में कितना आपको, कार में कितना मतलब इंटरेस्ट में कितना आप छोड़ सकते हो, या आपको क्या क्या फैसिलिटी दोगे, आप पे क्या क्या इसका असर पड़ेगा बैंक के बैलेंस शीट के ऊपर में। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस, जब तक आपके पास वो डेटा नहीं हो। इनहेंस ऑपरेशनल इफिशियंसी, जो डे टू डे वर्क है, ठीक है, ऑपरेशनल प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट, तो इस सब में हेल्प करेगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है वो हम ऊपर में देखे ही थे। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेज, लेसन्स लर्नड and expertise that can be shared and utilized across the organization. नॉलेज मैनेजमेंट बोलिए, हम लोग केटी बोलते हैं ना, नॉलेज ट्रांसफर। तो क्या है कि आपके पास यदि सही एमआईएस है, ठीक है, तो यदि इंफॉर्मेशन जो है वो रिडली अवेलेबल है तो हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, ठीक है, लेसन लर्न, ठीक है, तो उसको हम जो है वो दूसरे लोगों को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बता पाएंगे।
सपोर्ट कॉम्प्लाइंस एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग और कॉम्प्लाइंस में भी हेल्प करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। इस सब में कौन हेल्प करता है? आपका जो इंफॉर्मेशन है, यदि अब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा तो इस सब में आपका हेल्प होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट में क्या था ना कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शनल एलिमेंट विच रिलेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो फंक्शनल एलिमेंट है वो क्या क्या है? तो देखिए ये कुछ टर्म था, ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए तो इसको जो है एज इट इज जो है वहां से लिया गया है। तो सबसे पहले परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या है कि जब शुरुआत में आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, तो एक परसेप्शन बनता है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो दैट इज परसेप्शन। ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं। रिकॉर्डिंग यानी स्टोरिंग ऑफ डेटा या फिजिकल कैप्चर ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना। ट्रांसमिशन मतलब द फ्लो विच अकर इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। स्टोरेज क्या है? प्री सपोजेड सम एक्सपेक्टेड फ्यूचर यूज, कि हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं इसमें कि हो सकता है फ्यूचर में इसका यूज हो। रिट्रीवल मतलब डेटा को एक्सेस करना, बोलते हैं ना, रिट्रीव करना मतलब डेटाबेस से निकालना। ऐसे नहीं हाथ डाल के निकाल लोगे, ऐसा कुछ है नहीं, तो क्वेरी से आप जो है वो एक्सेस करोगे उसको। प्रेजेंटेशन मतलब डेटा को कैसे जो है वो आप दिखाओगे, यूजर के सामने में कैसे प्रेजेंट करोगे, चाहे कोई भी यूजर हो। डिसीजन मेकिंग, तो इनसाइट जो है वो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में। इनसाइट्स मतलब क्या? मतलब उसके पैटर्न को देख करके एक इनसाइट पता करना। ठीक है, कि ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, क्या हो रहा है। इनसाइट मतलब क्या कि डेटा को आप यदि केयरफुली एनालाइज करोगे तो एक पैटर्न मिलेगा जो हिंट देगा कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये टर्म था, इसको ऐसे ही देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें आधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बुक में एज इट इज था ये। नेक्स्ट क्या है कि वाई रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड इन बैंकिंग। तो हम सब जानते हैं कि रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। तो रिपोर्टिंग के बिना काम होगा? ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्लान नहीं हो, आप अपने ही डे टू डे लाइफ में देखो, ठीक है, तो आपका लाइफ अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा? आपका जीवन जो है वो चलेगा? नहीं चलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलेगा। यदि इंफॉर्मेशन नहीं हो, रिपोर्टिंग सही से नहीं हो, तो अब बोल रहा है क्या कि वाई रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड इन बैंकिंग। ठीक है, क्यों जरूरी है? देखिए क्या है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन बैंक्स आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, मैनेजिंग रिस्क एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन फिनेंशियल एक्टिविटीज। दीज रिक्वायरमेंट्स टाइपिकली इन्वॉल्व सेवरल की एरियाज। अब क्यों चाहिए, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा? फिनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है? फिनेंशियल रिपोर्टिंग। फिनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है कि बैंक मस्ट रेगुलरली सबमिट फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड दिस रिपोर्ट प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ बैंक फिनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। अब ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, लेकिन किसको करना है ये नहीं है, लेकिन फिनेंशियल रिपोर्टिंग होता तो है। ठीक है, अब मान लीजिए हो सकता है कि वो रेगुलेटर को जाए, आरबीआई को जाए, हो सकता है कि वो सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड को सबमिट होता हो। अच्छा, आ गया ये रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। अब रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी है कि आपको जो है, देखिए, दिस इन्वॉल्व्स रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज लाइक, ये गलत लिखा हुआ है, फेडरल रिजर्व बोर्ड, ये यूएसए में चलता है, तो लाइक ये हो जाएगा हमारा आरबीआई हो गया। ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द अदर एंड देयर रिस्क एक्सपोजर, कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विडिटी एंड अदर रेगुलेटरी मैट्रिसेस। मान लीजिए आरबीआई कोई फोर्टनाइटली, आप जो है वो मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सबमिट करते हैं ना, बहुत सारा रिपोर्ट है, एफएमआर, एफआईआर है, उसके बाद आपको एसटीआर है, बहुत सारा रिपोर्टिंग है। ठीक है, आप जो है वहाँ पे जो है वो उसको यूज़ करते हैं।
ठीक है, ई कुबेर पोर्टल है और भी बहुत सारे पोर्टल हैं आरबीआई के जहाँ पर ये सब काम आप करते हो। ई कुबेर पे सीआरआर एसएलआर आप करते हो मेंटेन, है ना। ठीक है, तो वो लोग हम लोग करते हैं। अब है कंप्लाइंस रिपोर्टिंग। कंप्लाइंस रिपोर्टिंग में क्या है कि बैंक मस्ट एडहेयर टू लॉज एंड रेगुलेशन सच एज द बैंक सीक्रेट एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, दिस रिक्वायर्स रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी, लार्ज कैश ट्रांजेक्शन एंड इंश्योरिंग कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग है, क्रेडिट रिपोर्टिंग है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिपोर्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भाई रिपोर्टिंग समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन यदि बिना रिपोर्ट अवेलेबल है तो बिना हेड के ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, मतलब बिना माइंड के कहीं भी जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बैंक में यदि कार लोन ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैनेजमेंट उसके लिए भी डिसीजन लेगा, नहीं भाई कार लोन अब मत करो, अब थोड़ा हाउसिंग पे ध्यान दो। ठीक है, अब डिपॉजिट में देखेगा क्या कि एफडी ले रहा है सब, तो मैनेजमेंट बोलेगा ना अरे कासा नहीं आ रहा है, तो नहीं रिपोर्ट अवेलेबल होगा तब तो पता ही नहीं चला। पता चला फिनेंशियल ईयर एंड हो गया, मार्च आ गया और हमारा कासा जो है 20% पे आ गया मान लीजिए, तो उस टाइम में तो रिपोर्टिंग जरूरी है। और रिपोर्टिंग किस लिए चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कंप्लायंस रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग, क्रेडिट रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग पर्पस, मतलब ये सब भी है। फॉर मॉनिटरिंग पर्पस में क्या है, तो वही मॉनिटरिंग पर्पस में तो है ही है कि आपको जो है वो कंट्रोलर ऑफिस जो आपका है, कंट्रोलिंग ऑफिस आरओ से ब्रांच में कॉल जाता है ना मॉनिटरिंग के लिए, और आरओ में भी कॉल आता है एचओ से कि आपके आरओ में कुछ नहीं हो रहा है, जो हायरार्की बना है तो उसको मॉनिटर करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा था इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि डेटा वेयर हाउस जो है वो क्या है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस क्या है, अच्छे से इसको देखिए, इसमें बहुत सारा कुछ है तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे जो है वो कवर किया हुआ है, इसलिए कि देखिए होता क्या है ना एग्जाम में कि यदि कोई टॉपिक है पता है तो हो सकता है कि किसी बार वो डेफिनेशन ही बस पूछ दे, लेकिन किसी पर हो सकता है कि वो बहुत डेप्थ में भी जाए, तो वो कितना डेप्थ में जाएगा हमें नहीं पता। तो हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे और उसी हिसाब से मैंने कवर करने का यहाँ पे जो है वो ट्राई किया है। चलिए डेटा वेयर हाउस क्या है, देखिए डेटा वेयर हाउस क्या है कि इज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन स्टोर and manage large amounts of data typically collected from multiple source. It is designed to support decision making process by enabling efficient data analysis, reporting and querying. तो ये हमारा जो है वो डेटा वेयर हाउस है, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, डिफरेंट सोर्स से डेटा ला के रख दिया वहाँ पे और फिर उस पर क्वेरी करते हैं और जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देखिए जब भी डेटा वेयर हाउस की बात हम लोग करते हैं तो चार जो है वो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक होता है इंटीग्रेशन, टाइम वेरिएंट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉन वोलेटाइल। ये डेटा वेयर हाउस का चार जो है समझ लीजिए एक तरीके से है कि डेटा वेयर हाउस जब भी बनेगा तो ये चार चीजें होंगी। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेकर के हम जो है वो डेटा वेयर हाउस में डालते हैं। ठीक है, डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सेल्स, फिनेंस, मार्केटिंग इज कंबाइंड into a single comprehensive database and this integration helps in maintaining consistency in data definition and format. दूसरा है क्या कि टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का क्या मतलब है ना कि देखिए कि आपका जो डेटा है, ठीक है, हिस्टोरिकल या टाइम स्टैम्प्ड डेटा जो है, ठीक है, उससे जो है वो आपको पता लग पाए कि पास्ट में इस टाइम में ये हुआ तो अभी ये हो सकता है। मान लीजिए मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट है तो वो देखेगा क्या कि पिछले दीपावली सेल में, ठीक है, पिछले दिवाली सेल में जो है वो जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो सामान बिका था। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी हो सकता है कि लैपटॉप ज़्यादा बिका था, तो वो इस दिवाली में मान लीजिए अपकमिंग में वो इस हिसाब से तैयार होंगे कि हमको उस सेगमेंट में और ज़्यादा वैरायटी लाना है और ज़्यादा ऑप्शन देना है, उसका स्टॉक रखना है। ठीक है, तो टाइम वेरिएंट होता है। टाइम वेरिएंट का कि ये मतलब और भी है कि आपका जो पुराना डेटा है वो टाइम के साथ जो है वो
वो जो है डेटा क्या है हमारा, रिलीवेंट है अभी भी। यदि हम ऐसा बोलें कि टाइम वेरिएंट, एक बार फिर से अलग तरीके से समझते हैं कि क्या है कि मीन्स दैट द डेटा इज स्टोर्ड विद, आप बोल सकते हैं, टाइम डायमेंशन एंड रिफ्लेक्ट्स चेंजेस ओवर टाइम. It captures the state of the data at different points in time and maintains historical data for analysis. ठीक है कि टाइम वेरिएंट का क्या मतलब है कि आपको, आप ऐसा समझो कि डिफरेंट टाइम पीरियड का डेटा आपके पास हो एनालाइज करने के लिए, खत्म बात. ठीक है. नेक्स्ट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है क्या कि ये डेटा जो है आपका वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही तो होगा. ऐसा तो नहीं कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं दोगे तो आप एनालाइज कैसे कर पाओगे. तो अनलाइक ऑपरेशनल सिस्टम दैट फोकसेज ऑन इंडिविजुअल बिजनेस प्रोसेसेस, अ डेटा वेयरहाउस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मेजर सब्जेक्ट सच एज कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स. दिस मेक्स इट ईजियर फॉर बिजनेस यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज द डेटा. यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, आपका डेटा वेयरहाउस जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अराउंड जो है वो बना होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बना होगा, तो दैट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है ना. मान लीजिए कि आप जिस भी सेगमेंट में काम करते हैं, अब मान लीजिए बैंक का डेटा वेयरहाउस होगा, ठीक है, तो अब फिनेंशियल डेटा ही उसमें होंगे, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होंगे या नॉन फिनेंशियल से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है. तो डेटा वेयरहाउस जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अराउंड जो है वो बनता है. नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है, एक बार जब आप डेटाबेस में, डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर कर दिए तो फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं या फिर वहां पे वो परमानेंटली सेव हो जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है ETL. देखिए ETL का मतलब क्या होता है ना, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके फॉर्मेशन ना, मेशन एंड होता है फिर लोडिंग. देखिए एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से. ट्रांसफॉर्म मतलब आपका जो डेटा वेयर हाउस है, जिस फॉर्मेट में आपका डेटा वेयर हाउस डेटा को एक्सेप्ट करेगा तो उस फॉर्मेट में चेंज कर देना. लोड करना मतलब डेटा वेयर हाउस में डेटा को लोड कर देना. अब लोडिंग में भी 2-3 तरीका है. जैसे क्या होता है, एक होता है कि एक ही बार में सारा डेटा डाल दें, एक होता है इंक्रीमेंटल बैकअप कि T+1 डे में या मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद डेटा अपने आप ही जो है वो लोड होता रहेगा. तो डेट इज ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. चलिए अब देखते हैं ETL प्रोसेस को, पढ़ते हैं एक बार क्या है. ETL process in data warehouse refers to a series of steps for extraction, transforming and loading data into data warehouse. The ETL processes is a foundational aspect of data warehouse as it ensures that the data stored in the warehouse is accurate, consistent and formatted appropriately for complex queries and analysis. In modern data warehousing, ETL processes are often automated and managed using specialized ETL tools and software, which helps in handling large volume of data and complex transformation. पहला हमारा है क्या, एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन क्या है कि दिस स्टेप इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. दीज सोर्सेज कैन इंक्लूड रिलेशनल डेटाबेसेस, फ्लैट फाइल्स, वेब सर्विसेज एंड मोर. The goal is to gather all necessary data that needs to be analyzed and consolidated it into a single accessible location. देखिए एक्सट्रैक्शन का सिर्फ यही मतलब है, वेरियस सोर्स से डेटा को रिट्रीव करके एक जगह पे रखना. ठीक है, ठीक है, जिससे उसको जो है वो एक सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन पे उसको रखना. ट्रांसफॉर्म मतलब होता है converting the extracted data into a format suitable for the data warehouse. This may include cleaning the data to remove inconsistencies or correct error. कभी कभी cleaning भी आ जाएगा. cleaning क्या होता है, तो cleaning मतलब inconsistent data को consistent बनाना. ठीक है. Standardizing formats, deduplicating records, sorting, filtering,
and integrating data from different sources. The aim is to ensure data quality and consistency, making it reliable for business analysis and decision making. Transformation can be complex, especially if the source data is various format of poor quality. मतलब ये कभी कभी कम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, यदि हमको बहुत सारे सोर्सेज से डेटा लाना हो, ठीक है, और अलग अलग फॉर्मेट्स में हो तो प्रॉब्लम होगा। लोडिंग क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म डेटा को डेटा वेयरहाउस में लोड करना। एक होता है फुल लोडिंग, जहां पे इंटायर डेटा सेट को लोड कर दिया जाता है। दूसरा होता है इंक्रीमेंटल लोडिंग, कि थोड़ा थोड़ा डेटा करके डालना, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओलैप, ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, देखिए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है कि इन अ डेटा वेयर हाउसिंग जो ना आपको क्या करने देता है कि डेटाबेस में जो डेटा है ना उसको एनालाइज करने देता है, ठीक है। और ये एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि आप एक डेटा के डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है ना, उस पर आप क्वेरी करते हो, ठीक है, ठीक है। कि अब मान लीजिए आप जो है वो, यदि मैं फिनेंशियल डेटा की बात करूं तो आप जो है वो क्वांटिटी पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो टाइम के हिसाब से कर सकते हो, टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग करेंगे, आगे हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हियर आर द की एस्पेक्ट ऑफ ओलैप। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन, मैंने दो ही लिया हुआ है। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि इट अलाउज यूजर्स टू व्यू डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इट ऑर्गेनाइजेस डेटा into dimension like time के according, location, product category and measured like sales, cost, profit. This multi-dimensional nature enables user to drill down into data for detailed analysis for develop or for a summarized view. मतलब आप जो है डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है, कि मान लीजिए एक डेटा का यदि हम डिफरेंट पैरामीटर आप सेव करोगे तो आप क्या होगा कि हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप उस पर क्वेरी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डायमेंशंस की बात कर रहा है। डिफरेंट डायमेंशंस मतलब है टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट कैटेगरी, इस सब के बेस पे। स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन, तो ओलैप का यूज करोगे तो थोड़ा सा आपका स्पीड जो है वो फास्ट होगा, रिस्पॉन्स जो है वो क्विक हो जाएगा। यदि आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे भी काम कर रहे हो तो आपको जो है वो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक और भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके सिलेबस में नहीं है ये कहीं भी, मैंने ऐसे ले लिया। ऐसे ओलैप सिस्टम का ना टाइप होता है, इसको बोलते हैं मोलैप, रोलैप, होलैप। मोलैप क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल ओलैप। रोलैप क्या होता है, रिलेशनल ओलैप। होलैप क्या होता है, मोलैप और रोलैप का कॉम्बिनेशन होता है। अब मोलैप क्या होता है, देखिए मोलैप क्या, मल्टी डायमेंशनल ओलैप यानी यूजेज डेटा क्यूब एंड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट डेटा रिट्रीवल which is best for situation where the data size and dimension are predictable। जहाँ पे डेटा साइज और डायमेंशनल पता रहे तभी तो आप मल्टी डायमेंशनल क्वेरी कर सकते हो ना, तो मोलैप वहाँ होता है। और जहाँ पर भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम रोलैप का यूज़ करते हैं। होलैप क्या है, मोलैप और रोलैप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक और कभी कभी आता है स्लाइसिंग, डाइसिंग और ड्रिलिंग डाउन, बस हम यही तीन देखेंगे। देखिए कॉमन ऑपरेशन यदि हम ओलैप की बात करें, यदि इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो स्लाइसिंग हो गया, डाइसिंग हो गया और ड्रिल डाउन हो गया। अब स्लाइसिंग का मतलब बताइए क्या है। मान लीजिए कि आपका ये एक डेटा क्यू है सिंपल, ठीक है, ये है ना, अच्छा बन गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए स्लाइस किसी का करेंगे तो क्या होगा, यदि हम स्लाइस करें, मान लीजिए इसको यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ से जब हम काट देंगे इसको तो किसी ये एक ही डायमेंशन के बारे में बताएगा ना। तो स्लाइसिंग का मतलब है उस डेटा के एक डायमेंशन के बारे में पता लगाना, स्लाइसिंग। डाइसिंग मतलब होता है कि एक बड़ा डेटा का एक छोटा सा पार्ट, यानी उसमें भी सारा डायमेंशंस होगा, ठीक है, बस
वो हम लोग जो है वो एक छोटे पार्ट को जो है वो कवर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 और मोर डायमेंशन को जो है वो हम लोग कवर करते हैं। ड्रिल डाउन मतलब क्या है कि आपको यदि किसी का समराइज फॉर्मेट देखना है, डिटेल डेटा टू समरी एंड वाइस वर्सा। ड्रिल डाउन मतलब जब हमको कोई स्पेसिफिक कुछ चाहिए तभी तो ड्रिल डाउन करते हैं ना। तो ड्रिल डाउन मतलब होता है कि मूविंग फ्रॉम डिटेल डेटा टू समरी एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया ड्रिल डाउन। आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको यही पूछेगा स्लाइसिंग, डाइसिंग और ड्रिल डाउन, ये तीनों जो है वो ऑपरेशन है। और ओलैप का ये तीनों जो है वो टाइप है, मोलैप, रोलैप और होलैप। ठीक है, आगे बढ़िए। कभी कभी ना ओलैप और OLTP जो ऑनलाइन, देखिए OLTP का मतलब होता है क्या, ऑनलाइन, रेड ले लेता हूं, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, ओलैप तो जानते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले OLTP क्या है, तो ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, अपडेट करता है। ओलैप क्या करता है, तो एनालाइज करता है जो पहले से डेटा स्टोर्ड है। टाइम पीरियड में क्या है, OLTP हमेशा करेंट और डायनामिक डेटा पे काम करेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। टाइम और ये क्या हो, ओलैप जो है वो स्टैटिक डेटा हो, हिस्टोरिक डेटा हो, करंट डेटा हो, सभी पे काम करेगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो OLTP में हमेशा फास्ट रिस्पांस चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए ना, क्योंकि रियल टाइम में काम कर रहा है। इंटरप्राइज वाइज एक्सेस, ओलैप में क्या है कि फास्ट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, आप चूंकि एनालाइज कर रहे हो ना, एक तरीके से जो डेटा पे काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रियल टाइम में जो है रिस्पॉन्स देना है, तो वो थोड़ा नहीं भी फास्ट रहेगा तो चलेगा। टाइप ऑफ डेटा क्या है, OLTP में डिटेल्ड होता है, ओलैप में समराइज्ड होता है। एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड लेवल। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्शन दैट मैनेजमेंट टेक एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन का क्या वैल्यू है, ये उसी से पता चलता है कि आप मतलब बोले या मैनेजमेंट देखा जाए। ठीक है, कि उस इंफॉर्मेशन से क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन से जो मिल रहा है उसके साथ वो क्या करेगा, तभी ना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप ऐसे करके एक रिपोर्ट दिए और जो है वो उसको देख करके टेबल पे रख दिया गया, तो कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि कोई दूसरा रिपोर्ट दें आप जिसपे हो सकता है कि पॉलिसी बने। ठीक है, तो अंतर है दोनों में। अब क्या है कि जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको हम 5 एरिया में ग्रुप कर सकते हैं। देखिए ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। प्लानिंग हो गया डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कंट्रोल, ये 5 एरिया है। ठीक है, मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, हमारे बुक में था। ठीक है, प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कंट्रोल, ये सारा है कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है। ठीक है, इस 5 एरियाज में हम लोग ग्रुप कर सकते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन को। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, उसके बाद वो क्या करेंगे, तो उसको हम 5 पार्ट में प्लान करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या कोऑर्डिनेट करेंगे, लीडरशिप या मोटिवेशन और कंट्रोल, ये 5 टाइप है। इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा लास्ट ही होगा आज का। ठीक है ना, लास्ट ही है। देखिए एक हमारा क्या है कि ऑटोमेटेड डेटा फ्लो टू द रेगुलेटर। होता क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया कि बैंक का जो रेगुलेटर है, मान के चलिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक का रेगुलेटर RBI हो गया। अब यदि रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो उसका रेगुलेटर RBI तो है ही है, नाबार्ड भी है। तो जो रेगुलेटर या रेगुलेटिंग बॉडी है, तो उनको ना रिपोर्ट चाहिए होता है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है मेरे बनाए रूल के अनुसार चल रहा है कि नहीं, जो रूल बताया गया है उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमको रिपोर्ट भेजो, तुम डेली भी मांग सकते हैं, वीकली भी मांग सकते हैं, फोर्टनाइटली भी मांग सकते हैं, मंथली भी मांग सकते हैं, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मांग सकते हैं। तो बोलते हैं क्या कि तुम जो हमको रिपोर्ट देते हो ना, तुम ना ऑटोमेटेड फैशन में दो। मतलब
कि उनके सिस्टम से अब हम बैंक का सिस्टम का एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगा, वो वहीं पे रिपोर्ट एक्सेस कर लेंगे। तो यदि उनका कहना ये है ना कि मान लीजिए जब बैंक देता है ना मैनुअल फॉर्म में, तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, गलत सही मान लीजिए रिपोर्ट दे सकते हैं। अब मान लीजिए रेगुलेटर को जो रिपोर्ट चाहिए होता है वो तो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है ब्रॉडर सेंस में, ठीक है। डीएफएस के पास मान लीजिए किसी न किसी रूप में जाएगा, फिर वो जो है वो पीएमओ को बताता है, या मतलब डीएफएस खुद ही जो है वो रूल रेगुलेशन मान लीजिए बनाएगा, जो भी करेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटेड डेटा फ्लो टू द रेगुलेटर का मतलब है कि जो डेटा हम लोग अपने रेगुलेटर को सबमिट करते हैं उसको ऑटोमेट करना, ठीक है। तो उसके लिए है क्या कि विद द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी अचीव्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, द बैंकिंग रेगुलेटर इन इंडिया नेमली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आल्सो गिवन गाइडलाइंस to banks for ensuring accuracy and integrity of data flow to the regulator organization. RBI want banks in the first phase to ensure a seamless flow of data from their transaction server to the MIS server and automatically generate all the returns from the MIS server without any manual intervention. ठीक है कि ये जो है वो सारा का सारा डेटा जो है वो ऑटोमेटेड फैशन में जो है वो मिले। अब इसमें जो है वो क्या है कि 4 की प्रोसेसेस है। डेटा एक्विजिशन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटेड डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटेड डेटा फ्लो में 4 स्टेप्स है। पहला है डेटा एक्विजिशन, डेटा इंटीग्रेशन एंड स्टोरेज, डेटा कन्वर्सन और डेटा सबमिशन। ये 4 है, डेटा एक्विजिशन, इंटीग्रेशन एंड स्टोरेज, कन्वर्जन एंड डेटा सबमिशन। इसको याद रखना है। In order to implement these stages, the first step is towards setting up a central depository resource. Data acquired from various sources is cleaned and stored. It is then converted or extracted in required format and loaded in CDR. यानी आपका जो central depository resource है, the system is then ready for data submission in an automated manner. मतलब ये चारों स्टेप है, इसको फॉलो करके डेटा को सबमिट किया जा सकता है। तो हमारा जो चैप्टर 4 था इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये अब हमारा क्या है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारा जो है वो गिकी बैंकर्स ऐप है। आप लोग बराबर पूछते रहते हैं कि ये iOS पे चलेगा कि नहीं, तो ये ऐप एंड्रॉयड के लिए है, लेकिन यदि iOS पे आप चलाओगे तो iOS के लिए भी है, आप आराम से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। उसका सेपरेट ऐप नहीं है, लेकिन एक कॉमन ऐप है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो कर पाओगे आप। एक बार गिकी बैंकर्स ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो ये है फॉर बैंक, ठीक है, तो इसका फुल कोर्स वहाँ पे आपको मिलेगा। MCQ लेक्चर वीडियो जो है वो सब अवेलेबल है। और ये हमारा जो है वो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी आपका यदि कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है ना, ये गिकी बैंकर्स का हमारा मेन चैनल है, एक हमारा डिस्कशन का चैनल है। और जो हम चूँकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा बहुत सारा हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स अब जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं आपको इसका सिक्योरिटी, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो CIB का ऑप्शनल सब्जेक्ट CIB IT पिछले 3 साल से पढ़ा ही रहे हैं। तो है क्या ना, ग्रुप जो है वो हर कोर्स का ग्रुप जो है वो अलग अलग है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी तो इसमें क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन बाय द टाइम इसमें हो जाएगा इस ग्रुप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि गिकी बैंकर ऐप इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म बोथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।